अध्याय 259 बर्फ के मैदान में प्रवेश। ग्रेविटी लेंस पूरी शक्ति से सक्रिय करें। एक ही पल में राघव को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके शरीर की पूरी ऊर्जा किसी टूटे हुए बांध से बहने वाली बाढ़ की तरह खत्म हो रही हो। आसमान में बहुत ऊपर अंतरिक्ष का एक हिस्सा तेजी से विकृत हो गया। पलक झपकते ही वह मुड़ा हुआ स्थान फैल गया और बादलों से छनकर आने वाली रोशनी की चमकदार किरणों को निगलते हुए एक शानदार प्रभामंडल खेलोक बना दिया। उस समय सैकड़ों मीटर ऊपर ऐसा लगा जैसे आसमान में कोई काल्पनिक सूर्य प्रकट हो गया हो। वह अंधा कर देने वाली चमक एक विशाल डे लाइट लैंप की तरह चमक रही थी, जिसने तुरंत पूरे घाटी मार्ग को रोशन कर दिया। बर्फीले तूफान में दृश्यता अचानक बहुत स्पष्ट हो गई। जैसे ही बर्फीला तूफान क्षण भर के लिए थमा, वह दृश्य एक पल के लिए सर्दियों की उजली दोपहर जैसा लगने लगा। वह रोशनी एक मशाल की तरह जल रही थी, जिसने अनगिनत स्नो रैथस और स्नो डैमंस के आकारों को तुरंत झुलसा दिया। उनकी दर्दनाक चीखें हवा में गूंज उठीं और उन भयानक जीवों के जोड़ों और त्वचा से काला धुआं निकलने लगा। राक्षसों की वह निरंतर बढ़ती लहर घबराकर बर्फ में दबने लगी, जिससे काफिले की सुरक्षा का दबाव काफी कम हो गया। उसी समय काफिले की पूरी गोलाबारी एबिस वम्प पर केंद्रित हो गई, जिससे विस्फोटों और धातु के गोलों की बौछार शुरू हो गई। चारों ओर धुआं और मलबा फैल गया और काले मांस के टुकड़े और हरा खून बर्फ पर बिखर गया। आउंग! उस विशाल कीड़े के खुले जबड़े से खिंचाव की एक जबरदस्त शक्ति निकली और वह जमीन से दर्जनों मीटर ऊपर उछल गया। इस बार वह केवल एक पल के लिए सतह पर आकर पीछे नहीं हटा। इसके बजाय उसने गुस्से में हमला करते हुए भागते हुए काफिले को अपनी चपेट में लेने की कोशिश में अपना जबड़ा हिंसक रूप से घुमाया। लेकिन उसका ये क्रोधित तांडव अप्रभावी रहा। एबिस वम की अभेद्य काली खाल तेजी से पिघलने, विकृत होने और फटने लगी। कवच भेदी राउंड अब काफी अधिक नुकसान पहुंचा रहे थे, उसकी खाल को छेदते हुए मांस के बड़े टुकड़ों को जमीन पर गिरा रहे थे। धमाका 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 धमाका! अचानक एक विस्फोटक शॉकवेव ने बर्फ और पत्थरों को हवा में उड़ा दिया। डैनियल ने 155 मिलीमीटर हॉवित्जर शेल को पकड़े हुए अपनी मांसपेशियों को तान लिया और गुस्से से देखा। ड्रैगन माउंटेन नंबर 1 पहले ही एक तरफ मुड़ चुका था और वह दोनों हाथों से फायरिंग करने की तैयारी कर रहा था कि तभी उसने देखा कि राक्षस घबराकर वापस जमीन के नीचे भागने की कोशिश कर रहा है। ये भागने की कोशिश कर रहा है। वह दहाड़ा। दिन का उजाला कभी भी इन नाइट ईरी एंटिटीज का क्षेत्र नहीं था और पूरे शहर को नष्ट करने की क्षमता रखने वाले इस जीव के खिलाफ ये गंभीर नुकसान पहुंचाने का सबसे अच्छा अवसर था। डैनियल और अन्य लोग इस मौके को हाथ से नहीं जाने देने वाले थे। जैसे ही उसके शब्द खत्म हुए, पूरे काफिले ने गोलियों की भीषण बौछार कर दी, मानो वे गोलियों के साथ अपनी बंदूकों की नाल भी दाग देना चाहते हों। यहाँ तक कि तकनीकी टीम के सदस्य, जो आमतौर पर गैर लड़ाकू होते हैं, उन्होंने भी ऑटोमेटिक राइफलें और हैंडगन उठा लीं और हमले में शामिल हो गए। शशशकक! एबिस वम आश्चर्यजनक गति से बिल बना रहा था। राघव, जो ठंडे पसीने में नहाया हुआ था, ने अपने दांत भींचे और अपनी अंतिम बची हुई ताकत के साथ अपनी मुट्ठी जोर से बंद कर ली। उसी क्षण प्रकाश का वह चकाचौंध भरा विकृत पुंज भीतर की ओर मुड़ने लगा और एक दहकती हुई किरण में बदल गया, जो मौत के एक तपते हुए स्तंभ की तरह नीचे की ओर गिर गई। धमाका! तीव्र गुरुत्वाकर्षण किरण एबिस वम के शरीर से टकराई, जिससे तुरंत उसके मांस से काले धुएं और खौलती भाप की लहरें उठने लगीं। बज़! बाईं ओर से बोबाई ने अपने धूप का चश्मा हटाया। उसकी आंखों में एक घातक चमक थी। उसकी आंखों से 2 लेजर किरणें निकलीं, जो करीब से राक्षस के बगल में धंस गईं। महज कुछ ही पलों में, जैसे ही वह विशाल जीव नीचे गिरा, लेजर किरणों ने उसकी खाल को ऐसे काट दिया जैसे गर्म चाकू मक्खन को काटता है, और पीछे 10 मीटर लंबा एक विशाल घाव छोड़ दिया। राघव की गुरुत्वाकर्षण किरण, हालांकि केवल 1 सेकंड के लिए थी, उसने जीव के शरीर को पूरी तरह से छेद दिया, जिससे उसके मुंह के काले गड्ढे से एक जलती हुई सफेद रोशनी निकलने लगी। धमाका 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 धमाका! हिंसक विस्फोटों में बर्फ और मलबा आसमान की ओर उछल गया। अगले ही पल एबिस वम घबराकर जमीन के नीचे चला गया। जब धूल जमी, तो पीछे 10 मीटर से अधिक व्यास का एक विशाल गड्ढा रह गया था, जिसमें उसका मांस और काली खाल के अवशेष बिखरे हुए थे। कुछ टुकड़े तो दौड़ते हुए काफिले के वाहनों पर भी जा गिरे। गड़गड़ाहट! घाटी में भूकंप के झटके महसूस हुए और आसपास की चट्टानों से बर्फ की बड़ी चादरें नीचे गिरने लगीं। अभी भी असंतुष्ट, डैनियल ने 2 और 155 मिलीमीटर हॉवित्जर गोले उठाए और उन्हें गड्ढे में फेंक दिया। कुछ सेकंड बाद पाताल से 2 कान फोड़ने वाले धमाके गूंजे, खाली जगह पर सीधा प्रहार। बज़ज़ज़! अंततः सुरक्षात्मक काफिला उस विशाल गड्ढे से पूरी तरह से निकल चुका था और घाटी से बाहर खुले बर्फ के मैदानों की ओर बढ़ रहा था। धत! वह निकल गया। डैनियल ने हताशा में गाली दी। बैंग बैंग बैंग! हम्फ! एक हथियारबंद वाहन पर पोल्टू ने आखिरकार अपनी मशीन तोप का ट्रिगर छोड़ दिया। सिसकियां!
तपती हुई नाल लाल होकर चमक रही थी और जब गिरते हुए बर्फ के टुकड़े उसे छूते तो वे एक तीखी आवाज के साथ तुरंत भाप बनकर उड़ जाते। हमने निश्चित रूप से इसे घायल कर दिया है। रेडियो पर कैप्टन जोर जोर से हॉर्न रहे थे। मुझे नहीं लगता कि वह जल्द ही दोबारा बाहर आने की हिम्मत करेगा। कम से कम अंधेरा होने से पहले तो नहीं। राजू ने कड़ाके की ठंड के बावजूद अपने माथे से पसीना पोंछते हुए एक वाहन की छत से उत्तर दिया। सभी इकाइयां हताहतों की रिपोर्ट दें। हम अभी भी खतरे से बाहर नहीं हैं। अपने हथियार दोबारा लोड करें, सतर्क रहें। काफिले के अन्य नेताओं ने संचार प्रणाली पर निर्देश दिए। अपनी गाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए प्रसेनजीत और तकनीकी टीम के कई सदस्य सदमे में युद्ध के मैदान को देख रहे थे। एबिस वम के सतह पर आने से लेकर अब तक का पूरा वाकया मुश्किल से 30 सेकंड का था, लेकिन ये जीवन और मृत्यु के संघर्ष के एक युग जैसा महसूस हुआ। अगर काफिले की सुरक्षा करने वाली वह अजीब मानसिक शक्ति न होती तो उनके कम से कम एक तिहाई वाहन उस राक्षस के मुंह में समा गए होते। पोल्टू कैसा है? प्रसेनजीत ने पोल्टू को ले जा रहे बख्तरबंद वाहन को तत्काल रेडियो किया। कोई बड़ी चोट नहीं, जवाब आया। प्रसेनजीत ने राहत की सांस ली। लानत है, वह चीज़ भयानक है, लेकिन ऐसा लगता है कि हम वास्तव में उसे घायल करने में कामयाब रहे, शायद उसे पीछे धकेल दिया। शोधकर्ताओं में से एक ने अपने बैग को कसकर पकड़ा, उसका चेहरा अभी भी तनावग्रस्त था। हाँ, एक साथ हमला करना ही सबसे अच्छी रणनीति थी। अगर हमने अपनी गोलाबारी बिखेर दी होती। प्रसेनजीत का चेहरा सुनते ही गंभीर हो गया, फिर उसने दृढ़ता से सिर हिलाया। विशेष कार्य पेशेवरों पर ही छोड़े जाने चाहिए। अगर टीम लीडर ली जीवित होते तो उन्होंने भी यही निर्णय लिया होता। प्रसेनजीत, ये राघव पागल है, एक अन्य शोधकर्ता ने विस्मय में कहा। एक मैकेनिकल एबिलिटी यूजर जो शून्य से मशीनें बना सकता है और मौसम को नियंत्रित कर सकता है। क्या वह वास्तव में अपनी क्षमता को मैक्स के साथ जोड़ सकता है? प्रसेनजीत ने पलकें झपकाईं। अगर वह वास्तव में मशीनें बना सकता है तो ये खेल बदलने वाला है। हमें सब कुछ दस्तावेजित करने की ज़रूरत है। जब हम शिलान शहर पहुंचेंगे तो हम तुरंत डेटा मुख्यालय भेजेंगे और उनकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करेंगे। एक अन्य वृद्ध शोधकर्ता असहज लग रहा था। नाइटवॉकर्स निश्चित रूप से उसे निशाना बनाने जा रहे हैं। प्रसेनजीत का चेहरा सोच में डूब गया। इस बीच काफिला आगे बढ़ता रहा। पहले वाली उस चकाचौंध रोशनी के कारण स्नो रैथस की संख्या कम हो गई थी, लेकिन जैसे जैसे बर्फीला तूफान तेज हो रहा था और सामने विशाल बर्फ के मैदान थे, भयानक चीखें एक बार फिर उठने लगीं। कम से कम अभी के लिए भूकंप दूर हो गया था, जिससे राहत का एक संक्षिप्त पल मिला। काफिले के नेताओं ने हताहतों की रिपोर्ट दी। बायां हिस्सा 3 वाहन खो गए, 9 मृत। दायां हिस्सा 4 वाहन खो गए, 17 मृत। केंद्र 2 वाहन खो गए, 7 मृत। रेडियो पर शोक की लहर दौड़ गई। कीकी ने पीला चेहरा लिए सामने की सीट पर गहरी सांस ली। लानत है, थके हुए राघव ने आंखें मूंदकर पीछे की ओर झुकते हुए कहा। हमने वह सब किया जो हम कर सकते थे। मैं ठीक रहूंगा, पोल्टू ने आंखें बंद किए हुए धीमी आवाज में कहा। तुम लोगों का क्या हाल है? योगेश मर चुका है, प्रसेनजीत ने आह भरी। वह उसी वाहन में था। ये सुनकर पोल्टू की आंखें झटके से खुल गईं। उसने एक गहरी सांस ली, उसकी निगाह गुस्से और बेबसी से भरी थी। आर्कटिक वाहन के अंदर राघव ने अपने मैकेनिकल हॉट को सक्रिय किया और ठंडी हवा को रोकने के लिए कार की खिड़कियों और दरवाजों की मरम्मत की। अंदर के हीटर ने धीरे धीरे हवा को गर्म कर दिया, जिससे माहौल अधिक आरामदायक हो गया। कीकी ने अपने बगल में बैठी रुबीना की ओर देखा और कहा, अरे मुझे चलाने दो। ऐसा लग रहा है जैसे तुम लड़ाई में उतरने के लिए बेताब हो। रुबीना ने अपना सिर घुमाकर कीकी की ओर देखा, फिर राघव की ओर और शांति से जवाब दिया, तुम लोग आराम करो। उसकी आवाज में एक परिपक्वता थी। राघव और कीकी दोनों थके हुए थे। बाहर अनगिनत स्नो रैथस पहले से ही रक्षा लाइनों पर धावा बोल रहे थे। ड्रैगन माउंटेन नंबर 1 के ऊपर अनुष्का और डैनियल राक्षसों के झुंड का सामना करने के लिए छत पर वापस चढ़ गए थे। रुबीना लड़ाई में शामिल होना चाहती थी, लेकिन अनुष्का ने उसे ड्राइविंग की ड्यूटी सौंपी थी, इसलिए वह चुप रही। अब कीकी का प्रस्ताव सुनकर उसका उत्साह बढ़ गया। उसने उत्सुकता से स्टीयरिंग व्हील कीकी को सौंप दिया, अपनी तलवार उठाई और मुकाबले में शामिल होने के लिए वाहन से बाहर कूद गई। कीकी ड्राइवर की सीट पर बैठ गई, अपने पैरों को क्रॉस किया और उसकी उंगलियां टेलीकिनेसिस के साथ स्टीयरिंग और एक्सीलेटर को नियंत्रित करने लगीं। उसने साथ ही एक मानसिक ढाल भी बनाई ताकि उन स्नो रैथस को रोका जा सके जो अचानक बर्फ के मैदानों से बाहर निकल रहे थे। जब मैंने सुना कि अर्णव ने एम्परर प्रोजेक्ट का जिक्र किया है तो मुझे लगा कि हमें कोई विशाल मैच मिलेगा, कीकी बुदबुदाई। इसके बजाय हम बस एक बड़ी मुसीबत में फंस गए और दिखाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। अगर हमारे पास पर्याप्त समय होता तो वह मैच अभी भी बचाने लायक हो सकता था, लेकिन हम उसे अपने साथ नहीं ले जा पाते, राघव ने उत्तर दिया।
तुम्हारा मतलब फीनिक्स की वजह से? नहीं, उस आकार का मेच केवल युद्ध में उपयोगी होता है, अन्यथा उसे हरक्यूलिस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट द्वारा ले जाया जाता है। यहाँ तक कि फायर गॉड मेका का कैरिज भी उस चीज़ को फिट करने के लिए पर्याप्त बड़ा नहीं है। हाँ, सच है, लेकिन फिर भी वह शानदार है, कीकी ने पीछे के शीशे में देखते हुए हंसकर कहा। भाई, क्या तुम इतने ज़बरदस्त मेच को देखकर थोड़े भी ललचाए नहीं? राघव की आंखें चमक उठीं जब उसे यूनिट 01 की हाई फ्रीक्वेंसी चेन ब्लेड याद आई जिसने एक बार एबिसवम को मार डाला था। उसका दिल उत्साह से भर गया। एम्परर मेच उसके मैकेनिकल हॉर्ट के लिए बिल्कुल सटीक लग रहा था, जो उसकी विकास क्षमता के साथ पूरी तरह मेल खाता था। थका हुआ राघव आर्कटिक वाहन की खिड़की से टिक गया और अंतहीन बर्फीले मैदानों पर लगातार चलते काफिले को देखने लगा। बाहर स्नो रेथस तांडव कर रहे थे, दूर आग की लपटें दिखाई दे रही थीं और काफिले के सैकड़ों लोग जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे। ये पहली बार था जब राघव ने इस तरह की अफरा तफरी का अनुभव किया था। ट्रेनें फिर भी सुरक्षित हैं, उसने धीरे से बुदबुदाया। 100 से अधिक वाहनों के साथ हर पलटी हुई कार का मतलब था अधिक मौतें। एक काफिले के नेता के रूप में उस पर दबाव पूरे बेड़े का प्रबंधन करने वालों की तुलना में बहुत कम था। एक पल के लिए राघव सुमी के संघर्षों को समझता हुआ प्रतीत हुआ, अनंत भागदौड़, हर मुश्किल के खिलाफ जीवित रहना। थकान, बेहद थकान, गोलियों और संहार की गूंजती आवाजें बाहर जारी थीं, फिर भी राघव का मन भटक गया। उसकी पलकें भारी हो गईं और उसे पता भी नहीं चला कि कब वह गहरी नींद में सो गया। अपने सपने में राघव वापस भोपाल शहर में था, अपने अपार्टमेंट सह शरण स्थल के अंदर। बीप बीप, रात होने की परिचित चेतावनी गूंजी। हमेशा की तरह उसने अपनी मैकेनिकल क्षमता से बनाए गए लोहे के शटर को नीचे खींच लिया, सीढ़ियों और प्रवेश द्वार पर डिओडोराइजर छिड़क दिया, लाइट बंद कर दी और अंधेरे कमरे में दुबक गया। उसने ऊपर और नीचे की मंजिलों से आने वाली बेचैन कर देने वाली आवाज़ों और बाहर सड़कों से आने वाली अजीब फुसफुसाहटों और गुर्राहटों को ध्यान से सुना। भटकते हुए ज़ोंबी जली हुई कारों के पास से गुजर रहे थे, उनकी सड़ती हुई सांसों से कर्कश आवाज़ें निकल रही थीं। राघव अपने बेडरूम के कोने में बैठा था, उसका छोटा ब्लेड पास ही रखा था। वह इंतजार कर रहा था, रात के गहराने का, सुबह के आने का। वूश, लिविंग रूम से हवा का एक झोंका उठा। राघव की खिड़कियां लंबे समय से बंद थीं, हवा के अंदर आने का कोई रास्ता नहीं था। उसकी आंखों ने अंधेरे को टटोला और तभी उसने ध्यान दिया। उसके लिविंग रूम की कांच की खिड़की के सामने एक काली आकृति खड़ी थी। राघव ने अपना ब्लेड उठाया और बाहर की ओर झपटा, लेकिन लिविंग रूम खाली था। बालकनी का कांच का दरवाजा पूरी तरह खुला था। रात की हवा चल रही थी, जिससे पर्दे लहरा रहे थे। राघव सावधानी से बालकनी पर निकला और ऊपर देखा। उसकी आंखों के सामने भोपाल शहर के ऊपर मंडराता हुआ एक विशाल तैरता हुआ शव था, एक भयावह दैत्य जो पूरे शहर पर छाया हुआ था। उसका महाद्वीप के आकार का शरीर धीरे धीरे आसमान में तैर रहा था, चांद की रोशनी को रोक रहा था और शहर को अंधेरे में डुबो रहा था। उसकी उपस्थिति के सामने भोपाल शहर एक परछाई से ज्यादा कुछ नहीं लग रहा था। बायोलॉजिकल एंटिटी नंबर 2 हिल रही है, यह आगे बढ़ रही है। दिशा, पूर्व, दिशा, पूर्व। अचानक उसके कानों में एक आवाज जोर से गूंजी, जैसे कोई कम्युनिकेटर से चिल्ला रहा हो। राघव बोलने वाले को खोजने के लिए इधर उधर घूमा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तुम कौन हो? अचानक वह आवाज वापस आए, इस बार सीधे उसकी ओर निर्देशित थी। राघव जम गया, उसकी पीठ पर ठंडा पसीना बहने लगा। वह पीछे मुड़ा तो पाया कि कोने में एक काली आकृति खड़ी थी, उसे देख रही थी। राघव, राघव! अचानक गर्मी की एक लहर ने उसे घेर लिया, उसे होश में वापस खींच लिया। राघव का शरीर हिला और ताकत धीरे धीरे वापस आने लगी। उसने अपनी पलकें झपकाईं, उसका चेहरा पीला और सांसें तेज थीं। उसके पावर आर्मर की चेतावनी उसके कानों में धीमी आवाज में बज रही थी। राघव झटके से जाग गया। उसने अपनी घड़ी देखी, शाम के 5:40। वह 10 मिनट तक सोया था। क्या वह सपना था? ये दूसरी बार था जब उसने उस तैरते हुए विशाल शव को देखा था। उसका खौफ अभी भी उसके मन में था। बैंग बैंग बैंग, रट-टट-टट, बाहर गोलीबारी और विस्फोट तेज हो गए थे। कीकी ने स्टीयरिंग को कसकर पकड़ा हुआ था और अपनी मानसिक शक्ति से राघव को झकझोर रही थी। उसका चेहरा चिंता से भरा था। तुम्हें क्या हुआ है? मैं तुम्हें कब से हिला रही हूँ। राघव ने एक गहरी सांस छोड़ी और अपनी कनपटी को मला। बस बहुत ज्यादा थक गया था। मैं सो गया था, अब बेहतर महसूस कर रहा हूँ। कीकी ने राहत की सांस ली, फिर भौहें सिकुड़ी। तुम्हारी उस चाल ने वाकई तुम्हें निचोड़ दिया, लेकिन लानत है, वह बहुत शक्तिशाली थी। यहाँ तक कि वह बड़ा कीड़ा भी उसे झेल नहीं पाया। राघव ने सिर हिलाया। ग्रेविटी लेंस उसकी सबसे शक्तिशाली क्षमता थी, लेकिन इसकी भारी ऊर्जा खपत के कारण इसे बार बार उपयोग करना मुश्किल था, खासकर दिन के उजाले में।
अगर वह बर्फीला भंवर उन डरावने जीवों को दिन में हमला करने के लिए मजबूर नहीं करता तो उसे इसका उपयोग करने का मौका नहीं मिलता। मैंने गौर किया, वे जीव वास्तव में रोशनी से नहीं डरते, राघव ने सोच समझकर कहा। कीकी ने एक पल के लिए विचार किया। हाँ, पहले मुझे लगा कि वे सूरज की रोशनी या यूवी किरणों से डरते हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे वे किसी और ही चीज से फटे जा रहे हैं। राघव ने गंभीरता से सिर हिलाया। दिन का उजाला ही हमारा एकमात्र वास्तविक लाभ है। डार्क टाइड्स हर चीज को पोलर नाइट में डुबो देना चाहते हैं, क्योंकि सुबह ही मानवता की आखिरी उम्मीद है। हमें अब उत्तरी रेल लाइन के करीब होना चाहिए। कम्युनिकेटर पर अनुष्का की आवाज गूंजी। हम अभी भी बहुत दूर हैं, राघव ने दूरी का अनुमान लगाते हुए जवाब दिया। इस तूफान में कुछ भी देखना मुश्किल है। सही समय पर ट्रेनों को चालू करना लगभग असंभव है। अनुष्का की आवाज में घबराहट थी। राघव ने अपने दांत भींचे। हमें बस आगे बढ़ते रहना है और समय पर ट्रेन खोजनी है। स्लैश। हवा में ही मुड़ते हुए डैनियल ने दो स्नो रैथस के सिर काट दिए और ट्रेन की छत पर भारी कदमों से उतरा। उसने गंभीर भाव के साथ कहा, हमें 2 किलोमीटर के भीतर ट्रेन का सिग्नल मिल जाना चाहिए। जब तक हमारी दिशा सही है, हम उसे नहीं खोएंगे। अध्याय 260, 3 किलोमीटर की युद्ध रेखा। कड़ाके की ठंडी हवाएं चल रही थीं, जबकि ड्रैगन माउंटेन नंबर 1 और इन्फिनिटी ट्रेन उत्तरी लाइन के ट्रैक पर तैयार खड़े थे। ड्रैगन माउंटेन नंबर 1 के सबसे अगले हिस्से पर प्रजेश लोकोमोटिव के ऊपर बैठा था। वह एक मोटे ठंड रोधी सूट में लिपटा हुआ बर्फीले तूफान को देख रहा था। उसका संचार हेडसेट एक सिग्नल के इंतजार में था। इस बीच ड्रैगन माउंटेन नंबर 1 पर सवार राकेश और अन्य लोग ट्रेन शुरू करने की तैयारी कर रहे थे। 2 मंजिला डिब्बों के अंदर कोई बुजुर्ग या बच्चा नहीं दिख रहा था, केवल पूरी तरह से सशस्त्र वयस्क थे। ट्रेन के ऊपर भारी मशीन गन, बुर्ज, विमान रोधी तोपें और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन तैनात थीं। हर नज़र पूर्व की ओर फैली विशाल बर्फीली चादर पर टिकी थी, मानो किसी का इंतजार हो। 3 किलोमीटर, समझ गया। इन्फिनिटी ट्रेन के कॉकपिट के अंदर पूनम राघव की आवाज़ सुनकर तनाव में आ गई। वेल 03E हैवी गैस टर्बाइन लोकोमोटिव को इलेक्ट्रिक डी आइसिंग सिस्टम द्वारा पहले ही गर्म कर दिया गया था और पीछे लगे जैमिनी न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के इंजन चल रहे थे। डिब्बों के अंदर हीटिंग सिस्टम ने तापमान को आरामदायक बनाए रखा था। सब तैयार हो जाओ, हमारे प्रस्थान में बस कुछ ही मिनट बचे हैं। कच कच। इतने लंबे समय तक खड़े रहने के बाद ट्रेन के कवच पर बर्फ की मोटी परत जम गई थी। कभी काला दिखने वाला भारी लोकोमोटिव अब सफ़ेद पाले से ढका हुआ था। ट्रेन के नीचे पटरियां और धातु के पहिए विरोध में चरमरा रहे थे। जैसे जैसे तापमान गिर रहा था, ट्रेन के कुछ सिस्टम पहले ही विफल हो रहे थे। पानी के पंप, वायु संचार इकाइयां, यहां तक कि कुछ ब्रेक वाल्वों की चेतावनी लाइटें भी कॉकपिट में अशुभ रूप से टिमटिमा रही थीं। पूनम की भौहें तन गईं। उसका एक हाथ थ्रॉटल पर था, जो राघव के सिग्नल का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। इन्फिनिटी ट्रेन के पिछले डिब्बों के अंदर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। हर कोई घबराया हुआ था। राजब्लास्ट दरवाजों के पीछे मशीन गन थामे कवरिंग फायर देने के लिए तैयार खड़ा था। छत पर 1130 क्लोज इन वेपन सिस्टम और G3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन पहले से ही तैनात थे, उनके रडार सक्रिय थे। बुर्ज के हर घुमाव के साथ ताज़ा जमी बर्फ की परतें टूटकर गिर रही थीं। इस बीच बख्तरबंद वाहनों का एक विशाल बेड़ा बर्फ के मैदान में तेजी से आगे बढ़ रहा था, जो एक रक्षात्मक मोर्चा बना रहा था। उनके पीछे स्नो रैथस का एक कभी न खत्म होने वाला झुंड सुनामी की तरह उमड़ रहा था। चारों दिशाओं से और भी डरावने जीव वहां जमा हो रहे थे, जिनकी संख्या लगातार बढ़ रही थी। विशाल 4 पैरों वाले जीव स्नो रैथस को कुचलते हुए काफिले के किनारों पर हमला कर रहे थे। जैसे जैसे काफिला आगे बढ़ा, भारी गोलाबारी का शोर तेज हो गया। सबसे आगे एक विशाल ऑल टेरन वाहन ने गहरे लाल रंग की लेजर किरण छोड़ी, जो तूफान के बीच एक प्रकाशस्तंभ की तरह स्नो रैथस को चीरती हुई निकल गई। हाँ, बुबाई ने अपना चश्मा ठीक किया। वह बुरी तरह हौंफ रहा था। लेजर के लंबे समय तक उपयोग ने उसके शरीर पर असर डालना शुरू कर दिया था। रुबीना ने अपनी कमर पर लगे ग्रापलिंग हुक की मदद से कई डिब्बों की छतों पर छलांग लगाई और उन स्नो रैथस को काट गिराया जो ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। दाहिने हिस्से पर कैप्टन की टुकड़ियों के पास गोला बारूद लगभग खत्म हो चुका था। उनके पास पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जिससे पुराने व्यक्ति के बख्तरबंद काफिले को बाहरी घेरे पर उनकी जगह लेने का मौका मिला। पोलो वाहन पर सवार राघव सावधानी से आने वाले सिग्नलों की निगरानी कर रहा था। उसका चेहरा गंभीर था और वह धीमी आवाज में गणना कर रहा था। 1 किलोमीटर बचा है। सुचारू संचार सुनिश्चित करने के लिए उसने इन्फिनिटी ट्रेन की फ्रीक्वेंसी लॉक कर ली थी और सीधे पूनम से बात कर रहा था। लगभग 1 मिनट। सभी इकाइयां मुड़ने के लिए तैयार हो जाएं। वूश, राघव ने आगे देखा।
हालांकि भयंकर बर्फीले तूफान के कारण उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वह जानता था कि ट्रेन तूफान के ठीक उस पार है। 3 किलोमीटर। पूनम, शुरू करो। अंततः काफिला निर्धारित सीमा तक पहुंच गया। ड्रैगन माउंटेन नंबर 1 और पोला वाहन दोनों तेजी से दाहिनी ओर मुड़ गए। आसमान काला पड़ गया। जैसे ही राघव ने आदेश दिया, जमीन में एक भीषण कंपन हुआ। पूरा काफिला हिल गया। एक पल के लिए उन्हें डर लगा कि यह एबिसवम है, लेकिन ये कंपन अलग था। ये कंपन हर दिशा से आ रहा था। पलाश की रडार स्क्रीन लाल बिंदुओं से भर गई थी। उसका चेहरा डर से विकृत हो गया। लाल बिंदुओं के समुद्र के पार से एक अशुभ गहरे लाल रंग की लहर चारों तरफ से काफिले की ओर बढ़ रही थी। रडार मॉड्यूल खराब होने लगा और एक तीखा अलार्म बजने लगा। उसका खून जम गया। उसने संचार पैनल पर हाथ मारा और दहाड़कर कहा, ये राक्षसों का सैलाब है। इन्फिनिटी ट्रेन पर सवार पूनम ने तुरंत ट्रेन के संचार के माध्यम से ड्रैगन माउंटेन नंबर 1 पर मौजूद राकेश और हारू को आदेश दिए, चलो, फ्लेम बर्स्ट, हेवंस पाथ। जैसे ही हेडसेट में आदेश गूंजा, प्रजेश उछलकर खड़ा हो गया और उसने अपने दोनों हाथ सिर के ऊपर उठा लिए। एक लाल रंग की आग आसमान की ओर उठी, जिससे आग का एक ऊंचा स्तंभ बन गया। एक तेज सांस छोड़ते हुए उसने उस आग को आगे की ओर झोंक दिया। लपटें गर्जना के साथ नीले रंग के छल्लों में बदल गईं और एक शॉकवेव पैदा हुई। धमाका! आग का वह स्तंभ सीधे पटरी से टकराया, जिससे 100 मीटर की बर्फ तुरंत भाप बनकर उड़ गई। पटरियां काली पड़ गईं और झुलस गईं। उसी समय इन्फिनिटी ट्रेन और ड्रैगन माउंटेन नंबर 1 ने 2,50,000 किलोवाट से अधिक की शक्ति छोड़ दी। उनके इंजन गरज उठे। ड्रैगन माउंटेन नंबर 1 ने अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए हॉराइजन क्लैंप सिस्टम सक्रिय कर दिया। कड़क 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 82 डिब्बों वाली संयुक्त ट्रेन झटके के साथ आगे बढ़ी। इंजन की ताकत ने कवच पर जमी बर्फ की परतों को चकनाचूर कर दिया। छतों से बर्फ गिरने लगी और कपलिंग्स तनाव के कारण चरमराने लगीं। 20 किलोमीटर 30 किमी गति बढ़ रही है। पूनम संचार इकाई पर टकटकी लगाए बैठी थी। राघव के काफिले के साथ सिग्नल कट गया था, जिसका मतलब था कि वे अब 2 किलोमीटर से अधिक दूर थे। बर्फीला तूफान भयंकर था, जिससे दृश्यता केवल 20 मीटर रह गई थी। वह केवल ड्रैगन माउंटेन नंबर 1 का आखिरी डिब्बा देख पा रही थी। उसके आगे बस एक अंधा कर देने वाला सफ़ेद सन्नाटा था। 1 मिनट बीता, फिर 2 मिनट। उसने संचार इकाई को कसकर पकड़ लिया। केवल स्टैटिक शोर सुनाई दे रहा था और सिग्नल इंडिकेटर लाल होकर टिमटिमा रहा था। राघव, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? राघव, जवाब दो। केवल तूफान की गड़गड़ाहट ने जवाब दिया। तभी धप, एक विभत्स स्नो रेत खिड़की से टकराया और चीखने लगा। पूनम पीछे हट गई क्योंकि वह जीव बर्फ को खुरच रहा था, इससे पहले कि वह ट्रेन के पहियों के नीचे आकर तुरंत कुचल जाता। फिर और भी जीव आने लगे। एक एक करके गहरी बर्फ से राक्षसी आकृतियां बाहर निकलने लगीं और इन्फिनिटी ट्रेन की ओर बढ़ने लगीं। अचानक दूर तूफान से एक विस्फोट की आवाज गूंजी। पूनम का दिल धड़क उठा। उसने संचार इकाई की ओर देखा। उसकी सिग्नल लाइट लाल और हरी के बीच टिमटिमा रही थी। जजज, पूनम, राघव, वह चिल्लाए। पूनम, राघव की आवाज सुनाई दी। फिर उसके अगले शब्दों ने उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। गोली चलाओ अभी। धमाका! 2 किलोमीटर लंबी ट्रेन के दाहिने हिस्से पर स्नो रैथस का एक अंतहीन झुंड टिड्डियों की तरह उमड़ पड़ा। विशाल ट्रेन उस भारी दबाव के कारण एक ओर झुक गई। 1130 सीज और भारी बुर्ज सक्रिय हो गए। बढ़ते हुए राक्षसों के सैलाब पर लोहे की गोलियों का तूफान बरस पड़ा। ऊपर G3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन ने ऊंचाई पर उड़ने वाले खतरों को निशाना बनाया। युद्ध शुरू हो चुका था। मोर्चा थामे रखो। कैप्टन राघव की टीम अभी तक नहीं दिखी है। राक्षसों की यह सुनामी इन्फिनिटी ट्रेन द्वारा अब तक देखे गए किसी भी खतरे से अलग थी। आने वाला काफिला अभी भी कहीं नहीं दिख रहा था, फिर भी पूरी ट्रेन फॉर्मेशन पहले से ही चौतरफा युद्ध में लगी हुई थी। धप 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 ट्रेन की गति बढ़ती गई। 50 किलोमीटर घंटा, 60 किलोमीटर घंटा। पूनम अपने पावर्ड एक्सोस्केलेटन में कार नंबर 2 की ओर बढ़ी और कॉम्बैट लिफ्ट के जरिए छत पर पहुंच गई। वह जानती थी कि राघव का काफिला कुछ ही 100 मीटर दूर था। छत पर कदम रखते ही उसने एक बैकफ्लिप लगाई और एक स्नो रेत के हमले से बाल बाल बची। हवा में ही उसने अपनी मैट्योर नंबर 3 गन से गोली चलाई, जिसने स्नो रेत के शरीर के चिथड़े उड़ा दिए। तभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन से एक नीली पल्स तूफान को चीरते हुए निकली। ऊपर से गोता लगा रहे एक पंख वाले राक्षस का सिर कवच भेदी गोली ने आर पार कर दिया। एक पल बाद उसका सीना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक धमाके से उड़ गया। विशालकाय राक्षस हवा में कलाबाजी खाते हुए नीचे बर्फ के मैदानों पर गिर पड़ा। धमाका धमाका धमाका! दूर से गोलियों की चमक दिखाई दी। पूनम ने तुरंत अपने इंफ्रारेड स्कोप का उपयोग किया और तूफान से बाहर निकलते हुए काले स्टील के काफिले को देखा। ये ड्रैगन
माउंटेन नंबर 1 और राघव का पोलो वाहन था। ट्रेन की क्रॉसफायर में फंसने से बचने के लिए काफिला ट्रेन के पिछले दाहिने हिस्से पर अपनी जगह बना रहा था। 100 से अधिक वाहन तेजी से इन्फिनिटी ट्रेन की पूंछ के पास पहुंच रहे थे। राकेश, पूनम, गति 80 तक बढ़ाओ। जैसे ही काफिला दिखाई दिया, राघव की आवाज गूंजी। राघव ने अपने पीछे मंडरा रहे विशाल जीवों पर एक नज़र डाली। हमारे पास पूरी ताकत लगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। साथ चलो, वरना हम मारे जाएंगे। ड्रैगन माउंटेन नंबर 1 और इन्फिनिटी ट्रेन के पीछे विशाल काफिला बर्फ को चीरते हुए आगे बढ़ा। 3 किलोमीटर लंबी यह युद्ध रेखा राक्षसों की सुनामी से टकरा रही थी। भाई राघव, मैं आपके काफिले के पिछले हिस्से को कवर करूंगा, डैनियल चिल्लाया। राघव और कीकी ने पोला वाहन को फॉर्मेशन से बाहर निकाला और तकनीकी टीम के वाहनों को इन्फिनिटी ट्रेन के बाईं ओर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। धमाका। 1130 CIWS ने लोहे का तूफान बरपा दिया, जिससे आने वाली लहर के परखच्चे उड़ गए। शालिनी के फ्लेम थ्रोवर ने स्नो रैथस के बड़े समूहों को जलाकर खाक कर दिया। तभी तूफान में पंखों की फड़फड़ाहट गूंजी। कीकी के पास मानसिक ढाल बनाने का समय भी नहीं था कि एक विशाल पंख वाला जीव नीचे आ गिरा। मदद करो। राजिता का चेहरा पीला पड़ गया जब उसने उस जानवर की छाया को अपने ऊपर देखा। बिना किसी हिचकिचाहट के राजिता ने फायर गॉड मेका की मुख्य तोप उठाए और सीधे उसके गले में दाग दी। धमाका। सटीक निशाना कवच भेदी गोला उसके गले में घुस गया और अंदर ही फट गया। खून और मांस की बारिश हो गई। राघव ड्रैगन माउंटेन नंबर 1 के पिछले हिस्से की ओर भागा, जहां अनुष्का, रुबीना और बुबाई अभी भी ट्रेन के ऊपर लड़ रहे थे। जैसे जैसे संयुक्त ट्रेन की गति बढ़ी, राक्षसों के झुंड ने ट्रेन और काफिले को पूरी तरह से घेर लिया। साम्राज्य परियोजना की टीम का गोला बारूद कम हो रहा था। अगर गोला बारूद खत्म हो गया है तो ट्रेन के बाईं ओर आ जाओ और पटरियों का पीछा करो, राघव रेडियो पर चिल्लाया। अचानक संयुक्त ट्रेन का आर्क पल्स रेजोनेटर सक्रिय हो गया। ज़ज़ज़ज़ज़ज़। ट्रेन के कवच पर एक अंधा कर देने वाला सफ़ेद प्लाज्मा डिस्चार्ज दौड़ गया। इस हाई वोल्टेज बिजली ने ट्रेन के किनारों पर चढ़े जीवों के चिथड़े उड़ा दिए। अब किसी भी जीव के लिए ट्रेन पर चढ़ना लगभग असंभव हो गया था। डिस्चार्ज के ठंडा होने के दौरान चालक दल ने फिर से फायरिंग शुरू कर दी। 68 डिब्बों वाला यह विशालकाय इंजन तूफान के बीच से रास्ता बनाता हुआ आगे बढ़ रहा था। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी, और जैसे जैसे रात करीब आ रही थी, ये 3 किलोमीटर लंबा युद्ध का मैदान अंधेरे पाताल में और भी भयानक होने वाला था। अध्याय 261। पूरी मोर्चाबंदी चरमरा गई। ज़ज़ज़ज़ज़। आर्क पल्स रेजोनेटर दूसरी बार पूरी तरह चार्ज हुआ और एक कान फोड़ देने वाली कड़कड़ाहट के साथ तपते हुए सफ़ेद प्लाज्मा की चिंगारी विस्फोटित हुई। ज़ज़ज़ज़ज़। ज़ज़ज़ज़ज़। घना काला धुआं पास से गुजरा, जिससे हवा में हाई वोल्टेज डिस्चार्ज की तीखी गंध भर गई जो हवा और राक्षसों के मांस को झुलसा रही थी। सूं। एक नीली मैकेनिकल ऊर्जा तोप ने उस 4 पैरों वाले राक्षस को चीर दिया जिसने एम्परर स्क्वाड के बख्तरबंद वाहन पर छलांग लगाई थी। उसी समय एक काली राइफल सीधे उस जीव की खोपड़ी में धंस गई, जिससे उसकी बढ़त रुक गई। पोल्टू, जो अपनी मशीनगन से दमनकारी गोलाबारी कर रहा था, ने ट्रेन के ऊपर राघव की ओर देखा और तुरंत एक ताज़ा मैगजीन लोड की और अपनी निरंतर बौछार शुरू कर दी। इस मोर्चाबंदी को थामे रखो। धत, ये साले इतने सारे कहाँ से आ रहे हैं? लानत है, मेरा गोला बारूद खत्म हो रहा है। बातें कम करो, भागो ज्यादा। अभी अंधेरा भी नहीं हुआ है और हम इन सबको मार नहीं सकते, बस चलते रहो। उस क्षण काफिले के अन्य नेताओं की घबराहट भरी आवाज़ें संचार प्रणाली के माध्यम से गूंजीं। काफिले पर एक सुनामी जैसा भारी दबाव था। ऐसी परिस्थितियों में जीवित रहने का केवल एक ही अर्थ था, जान बचाकर भागना। स्नो रैथस के इस अंतहीन झुंड के सामने इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि उनके पास दुश्मनों की संख्या के बराबर गोलियां भी थीं। बर्फीले तूफान से निकलने वाले राक्षसों का सैलाब अदृश्य दूरी तक फैला हुआ था, जो डरावनी चीज़ों का एक महासागर जैसा था। यहाँ तक कि डैनियल, जिसने अपनी जिंदगी में कई बड़े युद्ध देखे थे, के चेहरे पर भी गंभीरता के भाव थे। बैंग। बर्फ और हवा के बीच अनुष्का हवा में उछली, उसके मुके ने एक 4 पैरों वाले स्नो डैमन को चकनाचूर कर दिया और फिर वह ट्रेन की छत पर उतरी। वह डैनियल की ओर मुड़ी, जो अभी भी ग्रेनेड लॉन्च कर रहा था। हम आधी रात के बाद ही कानपुर शहर पहुंच पाएंगे और अंधेरा होने से पहले ही हमारी हालत खराब हो रही है, अब हम क्या करें? सूं सूं सूं। युद्ध के मैदान में एक सुनहरी परछाई बिजली की तरह दौड़ी। राजू अपनी कलाई झटकते हुए पास आया। ओए ओए ओए, हमें अपनी रफ्तार और बढ़ानी होगी। अगर हम आगे बढ़ेंगे तभी इनसे पीछा छुड़ा पाएंगे। अगर अंधेरा होने के बाद इससे भी भयानक चीज़ें बाहर निकल आईं तो हम सब मारे जाएंगे। हम इससे तेज नहीं जा सकते। बीजल्ड। एक मानसिक शॉकवेव ने स्नो रैथस की एक लहर को उड़ा दिया क्योंकि राघव और कीकी वापस ट्रेन की ओर पीछे हटे।
राघव ने अपनी लौटती हुई काली राइफल को हवा में ही पकड़ा और चिल्लाया, बर्फ बहुत घनी है, हम पहले से ही अधिकतम गति पर हैं। यहाँ तक कि ड्रैगन माउंटेन नंबर 1 अपने हॉराइजन क्लैंप सिस्टम का उपयोग कर रहा है, लेकिन पटरियों पर इतने सारे जीव लटके हुए हैं कि अगर हम और तेज गए तो ट्रेन पटरी से उतर जाएगी। डैनियल ने गाली दी, हमारे पास इतना गोला बारूद नहीं है जो इतनी देर तक टिक सके। हमने रसद बचाने के लिए बारी बारी से फायरिंग की योजना बनाई थी, लेकिन इन कमबख्तों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। डगजे झील के आसपास का हर राक्षस सीधे हमारी ओर आ गया है, वे हमें चीरने की कोशिश कर रहे हैं। अनुष्का का चेहरा काला पड़ गया। ड्रैगन माउंटेन नंबर 1 ने पहले भी राक्षसों के सैलाब का सामना किया था, लेकिन यह अलग था। ये जीव पहले ट्राकामार आइस कैन्यन की ओर आकर्षित हुए थे, जिससे उत्तरी मार्ग रहस्यमय ढंग से खाली हो गया था, लेकिन अब वे पूरी ताकत के साथ इनकी ओर उमड़ पड़े थे। क्या ऐसा हो सकता है कि ये राक्षस विशेष रूप से एम्परर प्रोजेक्ट टीम का शिकार कर रहे थे? अब हम क्या करें? राजू ने तीखे तेवर दिखाए। उसके काफिले को पहले ही भारी नुकसान हो चुका था और गोला बारूद के बिना उनके अस्तित्व, रसद और तकनीकी काफिले कम से कम 30 या 40 वाहन सुरक्षा के लिए ट्रेन के बाएं हिस्से में आने को मजबूर हो गए थे। लेकिन पीछे के 70 से 80 बख्तरबंद वाहन अभी भी एक एक करके शिकार बन रहे थे। यदि यह जारी रहा तो वे सब खत्म हो जाएंगे। मोर्चा थामने के लिए कवच का उपयोग करें। राघव ने एक निर्णायक फैसला लिया। अब और कोई रास्ता नहीं है। सभी क्षमता वाले उपयोगकर्ता और उन्नत योद्धा ट्रेन पर चढ़ें और उन्हें रोकें। भारी गोलाबारी वाली इकाइयों को छोड़कर हर वाहन को बाएं हिस्से में ले जाएं और बाएं विंग की रक्षा के लिए कुछ गोला बारूद बचाएं। सबसे पहले हताहतों की संख्या को कम करें। यह एक ठोस योजना है। डैनियल ने काफिले की ओर पीछे मुड़कर देखा। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो रात के जीवों के आने के बाद पीछे के लोग मौत के मुंह में चले जाएंगे। इससे हमारी गोलाबारी कम हो जाएगी। पलाश ने अपने युद्ध वाहन के अंदर से जवाब दिया, गोलाबारी मुद्दा नहीं है। की संचार पर चिल्लाए, हम वैसे भी उन सबको नहीं मार सकते। अगर काफिला एक साथ रहता है तो हम सुरक्षा के दबाव को कम कर सकते हैं। उनके वाहन हमारे ट्रेन की तरह प्रहार नहीं झेल सकते। वह सही कह रही है। राजू ने सिर हिलाया। काफिला बहुत अधिक फैला हुआ है। बेहतर होगा कि हम अपनी सेना को एकजुट करें, बजाय इसके कि राक्षसों का सैलाब हमें एक एक करके खत्म कर दे। ठीक है, फॉर्मेशन बदल रहे हैं। पलाश एक अनुभवी कमांडर होने के नाते तुरंत इरादे को समझ गया। बी जिजल्स्ड। कुछ ही पलों में 1 दर्जन भारी पोला वाहनों को छोड़कर बाकी सभी ट्रेन के बाएं हिस्से की ओर दौड़ पड़े, जिससे रसद और तकनीकी काफिले के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बन गया। इस बीच हर क्षमता वाले उपयोगकर्ता, उन्नत योद्धा और भारी हथियारों के ऑपरेटर ट्रेन के बाएं हिस्से पर चढ़ गए, उन सीढ़ियों का उपयोग करते हुए जो राघव ने अभी अभी बनाई थीं। ट्रेन की छत पर राघव ने स्टील की नुकीली कीलों की एक धनुषाकार दीवार भी वेल्ड की, जिसे ऊपर से गोता लगाने वाले या चढ़ने की कोशिश करने वाले स्नो रेथस को बेधने के लिए डिजाइन किया गया था। उस क्षण तूफान से घिरा युद्ध का मैदान एक चलते फिरते युद्ध क्षेत्र में बदल गया। ट्रेन के हथियार, स्टेशन, रैपिड फायर बुर्ज, विमान रोधी ऑटो कैनन और रेलगन सभी राक्षसों के सैलाब के खिलाफ कहर ढाने लगे। ये लड़ाई इन्फिनिटी ट्रेन और ड्रैगन माउंटेन नंबर 1 के बीच एक तेज तर्रार पीछा बन गई थी। 2000 लोग जीवित रहने के लिए एक अभूतपूर्व लड़ाई में फंसे हुए थे। इन्फिनिटी ट्रेन की बोगी नंबर 3 के अंदर हेल्स ब्लैक क्राइसेंथमम एक भयावह लाल चमक के साथ धड़क रहा था। ईरी क्यूब लगातार खतरे के संकेत दे रहा था। अंधेरा और भ्रष्टाचार बढ़ रहा था। 0 से 60 डिग्री नीचे के बर्फीले तूफान ने सभी के मन पर गहरा डर पैदा कर दिया था। मौत की घुटन भरी पकड़ पूरे युद्ध के मैदान पर मंडरा रही थी। बैंग, एक मेट्योर नंबर 3 हैवी स्नाइपर राइफल गूंजी, जिसने एक विशाल 4 पैरों वाले राक्षस की खोपड़ी उड़ा दी। पूनम विशेष रूप से बड़े खतरों को निशाना बना रही थी, लेकिन जैसे ही उसने शॉट लिया, एक काली राइफल हवा में सीटी बजाती हुई निकली, जिसने पीछे से उसकी ओर झपटने वाले एक स्नो रेत को छेद दिया। पूनम अपनी आंखें फाड़कर पीछे घूमी। उसके 100 सूट का रक्षा तंत्र लगातार अलग दे रहा था, फिर भी राक्षस बचकर निकल रहे थे। राघव उसकी ओर दौड़ते हुए आया। अपना ध्यान रखो, पहले खुद को सुरक्षित करो। उद्धरण चिन्ह ... समझ गई। अपने दांत भींचते हुए पूनम ने एक बार फिर अपनी राइफल उठाई। पास ही नीतू उसके बगल में उतरी। वे दोनों पीठ से पीठ सटाकर खड़े हो गए और एक साथ फायरिंग करने लगे। जजजजजज आग पल्स रेजोनेटर एक बार फिर सफ़ेद गर्म होकर चमका, जिससे एक और प्लाज्मा विस्फोट हुआ। और इस तरह वह दुष्वप्न जारी रहा। राक्षसों का सैलाब बार बार ट्रेन से टकरा रहा था, हार मानने से इनकार कर रहा था। अंतहीन लड़ाई ने हर योद्धा को अपनी सीमाओं तक धकेल दिया था। लगभग अंधेरा हो चुका है। वाहन में बैठे प्रसेनजीत ने संचार उपकरण को थामे हुए घबराहट में बाहर के बर्फीले तूफान को देखा।
अगर हम इनसे पीछा नहीं छुड़ा पाए तो हमें रफ्तार बढ़ाने का जोखिम उठाना ही होगा। जैसे जैसे अंतहीन झुंड आगे बढ़ता गया, सबके दिलों में निराशा घर करने लगी। राघव, कीकी की तत्काल पुकार संचार पर आए। पीछे के वाहन अब और ज्यादा देर नहीं टिक पाएंगे। क्या हम उन्हें गाड़ियां छोड़ने के लिए कहें? उससे मदद नहीं मिलेगी। राजू की आवाज शांत रही। उनकी भारी गोलाबारी के बिना वे मरे हुए के समान हैं। हम इतने सारे लोगों की रक्षा नहीं कर सकते। राघव, डैनियल ने चारों ओर देखा, राघव को खोजने की कोशिश की, लेकिन वह कमबख्त कहाँ है? राघव, पूनम ने भी संचार पर पुकारा, मेरा इंतजार करो। तभी राघव की आवाज आई। धप धप धप। ऊपर ट्रेन की छत पर गोलियों और विस्फोटों की आवाज गूंज रही थी। इस बीच राघव इन्फिनिटी ट्रेन के अंदर भागा, बोगी नंबर 2 से लिफ्ट ली और बोगी नंबर 3 की ओर दौड़ पड़ा। गैर यांत्रिक ऊर्जा सफलतापूर्वक परिवर्तित। जोड़ 1000 मैकेनिकल सोर्स पॉइंट्स। जैसे ही उसने प्रवेश किया, एक होलोग्राफिक स्क्रीन चमक उठी। हेल्स ब्लैक क्राइसेंथेमम ने डार्क एनर्जी को सोख लिया था, उसे मैकेनिकल सोर्स पॉइंट्स में बदल दिया था, जिससे राघव का मैकेनिकल हॉट फिर से भर गया। उसकी थकान थोड़ी कम हुई। अपनी व्याकुलता को दबाते हुए वह बोगी नंबर 3 में घुसा, जहां हेल्स ब्लैक क्राइसेंथेमम गहरे लाल रंग में चमक रहा था। लेवल 4 डार्क मार्क। रिया ने राघव के इरादे को भांपते हुए तुरंत कहा, हमने गलत अनुमान लगाया था। डार्क मार्क की परतें जमने से यह अपने आप लेवल 5 तक नहीं पहुंचता। राघव की आंखें चमक उठीं। इसका मतलब है कि केवल एक एस क्लास ईरी एंटिटी ही लेवल 5 का निशान लगा सकती है। पिछली बार जब इन्फिनिटी ट्रेन का सामना लेवल 5 मार्क से हुआ था तो वह संभवतः सिंगूर सिटी स्पेसपोर्ट से जुड़ा था, जहां उन्हें एस क्लास संस्थाओं द्वारा लक्षित किया गया था। राघव तुरंत डिब्बे से बाहर निकल गया। रिया दंग रह गई। उसे लगा था कि उसके पास कुछ और योजनाएं हैं, लेकिन वह केवल एक उत्तर के लिए आया था और तुरंत चला गया। जमे हुए मैदानों में स्नो रेथस की लहरें अंतहीन रूप से उमड़ रही थीं। बड़े डरावने जीव प्रकट हुए और अनगिनत विमान रोधी गोलियां आसमान की ओर उठीं, जो ऊपर मंडरा रहे पंख वाले राक्षसों को दबा रही थीं। ड्रैगन माउंटेन नंबर 1 और इन्फिनिटी ट्रेन के दाहिने हिस्से के कवच को भारी नुकसान हुआ था। स्टील के कुछ पैनल चिथड़े हो गए थे। हम अब और ज्यादा देर नहीं टिक पाएंगे। वे बहुत ज्यादा हैं। गोला बारूद हम लगभग खत्म कर चुके हैं। 2,50,000 किलोवाट के संयुक्त इंजन गुस्से में गरज उठे, जिससे काफिला बर्फीले तूफान के बीच आगे बढ़ा। ट्रेन की छत पर सैकड़ों स्नो रेथस ऊपर की ओर चढ़ रहे थे। राज, पूनम, चिराग, नीतू और सुमी को भारी हमले के कारण पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। रजिता के शालिनी मेचा का गोला बारूद खत्म हो गया था। उसने बाहर कूदकर अपना थंडरस्टॉर्म A1 ग्रेनेड लॉन्चर पकड़ा और अपने साथियों के पीछे अंधाधुंध फायरिंग की। पिछले हिस्से में प्रजेश और कीकी अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे थे, लेकिन उनकी शक्ति भी इस अंतहीन तूफान के सामने कम पड़ रही थी। राघव, हम नहीं बच पाएंगे। कीकी हवा में मंडरा रही थी, उसकी छाती बुरी तरह धड़क रही थी। उसकी नाक से खून बह रहा था। संचार खामोश रहा। तभी रोशनी आसमान में एक चकाचौंध कर देने वाली चमक जली, जो सूरज की तरह बर्फीले तूफान को चीर रही थी। ये और तेज होती गई। चमकते हुए गोले ने सूर्यास्त की आखिरी किरणों को इकट्ठा किया और अगले ही पल विस्फोट हुआ। ग्रेविटेशनल लेंस। ट्रेन के सबसे अगले हिस्से में वेल 03 लोकोमोटिव के ऊपर राघव खड़ा था। उसका दाहिना हाथ ऊपर उठा हुआ था, आसमान की ओर इशारा करते हुए। उसके होंठ पीले पड़ चुके थे, आंखों और नाक से खून बह रहा था। उद्धरण चिन्ह ... यह आखिरी विकल्प है। धमाका। उस दिव्य चमक ने बर्फीले तूफान को झुलसा दिया, अंधेरे को मिटा दिया। हजारों राक्षस चीख उठे, उनकी त्वचा फटने लगी और वे उस सुनहरी रोशनी में विलीन होने लगे। कुछ ही सेकंड में राक्षसों का सैलाब ढह गया। युद्ध के मैदान में सन्नाटा छा गया। जो झुंड कभी हार नहीं मान रहा था, वह अचानक भाग गया और बर्फ की खाई में ओझल हो गया। रोशनी गायब हो गई। बीप बीप, उसकी घड़ी धीमी आवाज में बजी। रात होने वाली थी। सूर्यास्त की आखिरी चमक फीकी पड़ चुकी थी। ट्रेन के सामने राघव के शरीर से पूरी ताकत खत्म हो गई। वह गिर पड़ा। एक सुनहरी लकीर ने उसे पकड़ लिया। राजू, हे सुंदर लड़के, अभी भी टिके हुए हो? उनके चारों ओर प्रजेश, अनुष्का और डैनियल दौड़कर आए। राघव, तुम ठीक तो हो? पूनम और कीकी भी दौड़कर पहुंची। मैं ठीक हूं। राघव ने अपने चेहरे से खून पोंछा। किसी की आंखों का डर कम नहीं हुआ था। रात आ रही थी और वे सब जानते थे, असली भयानक रात तो अभी शुरू भी नहीं हुई थी। अब क्या? डैनियल का चेहरा गंभीर था। हमारा गोला बारूद लगभग खत्म हो गया है। क्या हम सच में यहाँ मरने वाले हैं? हमें मौका मिलते ही फिर से एकजुट होना चाहिए। पूनम ने आग्रह किया। राघव ने अपना संचार उपकरण पकड़ा, उसकी निगाहें क्षितिज की ओर टिकी थीं।
उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उम्मीद है कि उन्होंने वह देख लिया होगा। कीकी ने भौहें सिकोड़ी। किसने? तभी धमाका, तूफानी बादलों से एक दूर की गड़गड़ाहट गूंजी। ये बिजली कड़कने की आवाज़ नहीं थी, बल्कि हवाई जहाज़ थे। संचार अचानक सक्रिय हुआ। इन्फिनिटी ट्रेन, ये स्टारफ्लीट 7वीं रिकॉन एयरबोर्न यूनिट है। हमने आपके सिग्नल फ्लेयर को देख लिया है। युद्ध बल 3 मिनट में बचाव के लिए पहुंच रहा है। ऊपर विमानों के एक बेड़े ने तूफान को चीर दिया। वे सुपरसोनिक गति से उनकी ओर गरजते हुए आ रहे थे। अध्याय 262, तूफान में प्रकाश स्तंभ। स्टारफ्लीट, ये भोपाल शहर से फीनिक्स की सहायता टीम है। की सदमे में चिल्ला उठी। सही कहा, 7वीं इन्वेस्टिगेशन कॉर्प्स भोपाल शहर में तैनात है। हम बच गए। कम्युनिकेटर से आती आवाज़ें सुनकर कैप्टन यू उत्साह से चिल्लाए। अंततः सभी को समझ आ गया कि क्या हुआ था। राघव ने अपने ग्रेविटी लेंस का उपयोग न केवल इरिटाइड को पीछे हटाने के लिए किया था, बल्कि फीनिक्स की आने वाली स्टारफ्लीट सेना के लिए एक बीकन ध्रुवतारे के रूप में भी किया था। तूफान से बाधित सिग्नल पर भरोसा करने के बजाय उसने आसमान में एक फ्लेयर जला दिया था, जो कुमुक को सीधे उनके स्थान तक ले आया। लगभग तय है कि भाई राघव ने फीनिक्स के सिग्नल को पकड़ लिया होगा और यह चाल चली। डैनियल ने मुस्कुराते हुए कहा। लानत है, ये तो कमाल की बुद्धिमानी थी। राजू ने प्रशंसा के साथ राघव की ओर देखा और सिर हिलाया। बूढ़े डैनियल, अब मुझे तुम पर यकीन है। ये सुंदर लड़का वाकई में कुछ खास है। जल्दी कैप्टन राघव का इलाज करो। लगभग रात हो चुकी है, हमें घायलों की देखभाल करनी होगी और तुरंत ट्रेन को व्यवस्थित करना होगा। अनुष्का ने निर्णायक रूप से आदेश दिया। एक भीषण युद्ध के बाद उनकी पूरी रक्षा पंक्ति लगभग ढह चुकी थी। अब जब उन्हें सांस लेने का मौका मिला था तो उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता स्थिति को स्थिर करना था। समझ गया, चलो सुमी, नीतू, घायलों की मदद करो। चंगेज, ट्रेन की स्थिति की जांच करो। पूनम ने तुरंत प्रतिक्रिया का आयोजन शुरू कर दिया। कीकी ने समय बर्बाद नहीं किया। उसने अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग करके राघव को हवा में उठाया और सीधे ट्रेन के डिब्बों की ओर उड़ गई। इन्फिनिटी ट्रेन, ड्रैगन माउंटेन नंबर 1, एम्परर प्रोजेक्ट टीम और सैकड़ों बचे हुए लोगों के 5 काफिले, वे सभी विनाश के कगार पर थे। अब पहली बार उन्हें राहत की सांस मिली थी। फीनिक्स के बेड़े का आगमन, उनके ऊपर युद्धक मशीनों की गर्जना से आसमान कांप उठा। वॉरहॉक क्लास हवाई गनशिप, लाइटनिंग -2 एरोस्पेस फाइटर्स और H-50 बॉम्बर्स एक कड़े फॉर्मेशन में आसमान को चीरते हुए निकल रहे थे। इस विशाल बेड़े के केंद्र में 30,000 टन का ड्रेडनॉट क्लास हवाई वाहक एरियल कैरियर था, जिसके साथ एक पूर्ण लड़ाकू एयर विंग मौजूद थी। जमीन पर पृथ्वी हिलने लगी क्योंकि फीनिक्स के मशीनीकृत डिवीजनों ने पूर्व से दबाव बनाया और नॉर्थ लाइन रेलवे की ओर बढ़ने लगे। इस सेना ने राघव के सिग्नल रिले को पकड़ लिया था, जो 100 किलोमीटर से अधिक फैले इलेक्ट्रॉनिक बीकन का एक नेटवर्क था। राघव को उम्मीद नहीं थी कि बर्फीले तूफान में बीकन काम करेंगे, लेकिन ग्रेविटी लेंस ने अंतिम बैकअप के रूप में काम किया। रात का साया, जैसे ही अंधेरा हुआ, इन्फिनिटी ट्रेन पर घायलों का इलाज शुरू किया गया। ट्रेन की छत पर बोबाई ने अपनी क्षमताओं का उपयोग करके तूफान का निरीक्षण किया। अचानक उसके चेहरे का भाव बदल गया। भयंकर बर्फीले तूफान के बीच उसने एक विशाल इकाई की झलक देखी, जो रेंगते हुए अंगों से ढकी हुई थी। उसकी चमकती लाल आंखें गायब होने से पहले एक बार चमकीं। राघव का दर्शन। इस बीच राघव ने अभी भी मदहोशी की हालत में खुद को भोपाल शहर का सपना देखते हुए पाया। वह अपनी छत पर था। वह तैरता हुआ विशाल शव गायब था। बीप बीप, उसकी घड़ी का अलार्म बजा। शाम के 6:40। वह अपने आश्रय के दरवाजे की ओर भागा। वह बंद था, लेकिन उसने प्रवेश करने के लिए मैकेनिकल हॉट का उपयोग किया। अंदर सब कुछ वैसा ही था जैसा उसने छोड़ा था, लेकिन वहां कोई और भी था। भोजन के खुले हुए डिब्बे थे। किसी ने हाल ही में खाना बनाया था। अब तक तो भोपाल शहर को पोलर नाइट ने निगल लिया होगा। आखिर क्या हो रहा है? तहखाने से एक आवाज़ आई। वह अंदर गया और उसने लगभग 26 साल की एक महिला को देखा, जिसके बाल छोटे और लहरदार थे। वह डरी हुई लग रही थी, फिर भी उसे देख नहीं पा रही थी। कौन बात कर रहा है? वह चिल्लाई। उसने अपना हाथ उठाया और अंतरिक्ष विकृत हो गया, ठीक उसके ग्रेविटी लेंस जैसी शक्ति। पूरा स्थान ढह गया। गैर यांत्रिक ऊर्जा का पता चला 600 मैकेनिकल सोर्स पॉइंट्स में परिवर्तित। वर्तमान मैकेनिकल हॉट लेवल LV.4690700। एक गहरी सांस के साथ राघव डिब्बा नंबर 1 के अंदर बिस्तर पर झटके से उठ बैठा। तुम जाग गए। पूनम दरवाजे पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। नुकसान का आकलन। धमाका। डैनियल ने मेज पर हाथ मारा। लानत है, ये वाकई में एक बड़ी आपदा है। कम से कम इन्फिनिटी ट्रेन ने एक व्यापक मेडिकल पॉड प्रदान किया। हालांकि दूसरे काफिलों की स्थिति और भी खराब है, अनुष्का ने कहा। बोबाई के बारे में क्या?
डैनियल ने पूछा। अभी भी बेहोश है, अनुष्का ने उत्तर दिया। फैट कैट ने घबराहट में कहा, बॉस, पूरी रात एक भी चीज़ नहीं हुई है। मुझे यह अच्छा नहीं लग रहा। परेशान होने की क्या बात है? राकेश ने बाहर इशारा किया। पूरी 7वीं इन्वेस्टिगेशन कॉर्प्स बाहर तैनात है। पंगू का कोर। एक बख्तरबंद वाहन के अंदर प्रसेनजीत ने कमांडर बहादुर से बात की। वह अपनी टीम की ओर मुड़ा। हमने शोध डेटा की 4 प्रतियां बना ली हैं। अब एकमात्र समस्या बची है, मॉन्यूमेंट कोर। एक चांदी के केस के अंदर यूनिट 01 पंगू का कोर रखा था। इसमें एक एस क्लास ईरी एंटिटी के साथ हुए युद्ध का डेटा था। कैप्टन प्रसेनजीत, कोर को बाहर निकालना एक समस्या है, एक अधीनस्थ ने कहा। भोपाल शहर के क्षेत्रीय कमांडर जीत के पास एक अंतर्महाद्वीपीय रेडियो स्टेशन तक पहुंच है। वे कोई रास्ता निकाल लेंगे। नाइट वॉकर्स से मुलाकात। राघव, पूनम ने पुकारा। सहायता दल में नाइट वॉकर्स की एक टीम शामिल है, वे डिब्बा नंबर 2 में हैं। राघव सूचना केंद्र की ओर चल पड़ा। वहां काले ट्रेंच कोट पहने 2 अजनबी खड़े थे। राघव, तुम जाग गए? की हवा में तैरते हुए आए। सुमी, राज और रजिता उसे देख रहे थे। प्रजेश कुर्सी पर सोया हुआ था। रिया पहले से ही नवागंतुकों से बात कर रही थी। उस व्यक्ति, बाघा ने आगे बढ़कर कहा, कैप्टन राघव, आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं बाघा हूँ, नाइट वॉकर्स डिवीजन 1 कुरियर यूनिट। यह मेरी पार्टनर टेंग है। तुमने हमें कैसे खोजा? की ने पूछा। सैचुरेशन डिप्लॉयमेंट, टेंग ने जवाब दिया। बाघा ने समझाया कि फीनिक्स सहयोग की पेशकश कर रहा है। सिंगूर सिटी सपोर्ट टीम ने अपने लॉग अपलोड किए थे। मैकेनिकल एबिलिटी यूजर ने हजारों लोगों की जान बचाई। उनकी टीम लीडर मम्पी तुम्हें बहुत सम्मान देती थी। मम्पी, राघव ने सिर हिलाया। हाँ, बाघा ने कहा, हालांकि अब उसकी टीम का अस्तित्व नहीं रहा। जादू का भौतिकवाद। बाघा ने क्षमताओं के भौतिक विज्ञान पर चर्चा शुरू की और न्यूरल रेजोनेंस टेक्नोलॉजी का उल्लेख किया। आदर्शवाद का विश्लेषण करने के लिए भौतिकवाद का उपयोग। फीनिक्स गिल्ड वाकई अपने नाम के अनुरूप है, राघव ने टिप्पणी की। फीनिक्स गिल्ड में शामिल होने का मतलब अपनी टीम को भंग करना नहीं है, टेंग ने समझाया। आप एक मोबाइल मिलिशिया इकाई के रूप में काम करेंगे, गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से समन्वय करेंगे। राघव और पूनम ने एक दूसरे की ओर देखा। गुरिल्ला युद्ध, ये रणनीति ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण लग रही थी। उपहार, कोल्ड डार्क सीरम। बाघा ने एक चांदी का केस निकाला। अंदर हल्के हरे रंग के तरल की 10 शीशियां थीं। चेतावनी, डार्क फिया एनर्जी के प्रवेश का पता चला। ये कोल्ड डार्क सीरम है, बाघा ने समझाया। ये ईरी ब्लड क्रिस्टल से बना है। ये क्षमताओं को बढ़ाता है। एक शीशी की कीमत एक पूरे वाहन के बराबर है। एक बॉक्स में 100 ब्लड क्रिस्टल। की सांसें थम गईं। गुप्त उपाय। बाघा ने सीरम से होने वाले संक्षारण के बारे में चेतावनी दी। राघव ने बचाव के उपायों के बारे में पूछा। बाघा ने एक फ्लास्क निकाला और एक घूंट भरा। ज्यादा धूप और ज्यादा सब्जियों का जूस। पूरा समूह चिल्ला उठा। इस बंजर दुनिया में ताजी सब्जियां ब्लड क्रिस्टल से भी दुर्लभ हैं, बाघा ने आह भरी। हमें सप्ताह में केवल करेले के रस की एक बोतल मिलती है। पूरे समूह ने राघव की ओर मुड़कर देखा। वैज्ञानिक रिया उसे असीमित आश्चर्य से देख रही थी। राघव पहले से ही प्लांटिंग कैरेज, खेती वाले डिब्बे बना चुका था। उसने पहले ही धूप के संपर्क के प्रयोग शुरू कर दिए थे। रिया ने मन ही मन सोचा, यह आदमी वाकई रहस्यमयी है। खामोशी से भ्रमित होकर बाघा ने पूछा, क्या मैंने कुछ अजीब कह दिया? अध्याय 263, फीनिक्स का आदेश। ओह, समझ गई। की हवा में तैरते हुए आए और अपनी टेलीकिनेसिस शक्ति का उपयोग करके एक शीशी उठाए और उसे ध्यान से देखा। तो इसे पीने से क्षमताएं बढ़ सकती हैं। इसका मतलब है कि हमारे ईरी ब्लड क्रिस्टल का व्यापार के अलावा आखिरकार एक और उपयोग मिल गया। फिर उसने पदक जैसे गोल बैच को उठाया। उसकी हथेली में उसका वजन महसूस हुआ। उसे पलटते ही उसने पीछे एक डेटा इंटरफेस और एक प्रकार का सूचना मॉड्यूल लगा हुआ देखा। यह एक फीनिक्स बैज है, बाघा ने अपना बैज निकालते हुए समझाया। हालांकि उसका बैज थोड़ा अलग था, उसका रंग चांदी नुमा काला था। फीनिक्स सहयोगी टीमों को ये विशेष बैज जारी करता है। इन्हें क्रिम्सन फीनिक्स बैज कहा जाता है। इस बीच हमारे जैसे आंतरिक कर्मचारी स्टारी स्काई फीनिक्स बैज रखते हैं। ये बैज हमारे क्षेत्रीय रेडियो स्टेशनों या डिवीजन प्रसारणों से संदेश प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें डिकोड कर सकते हैं। हम इस प्रणाली को फायर बुक कहते हैं। इसमें 48 घंटों के लिए वैध अद्यतन सूचना पैकेट होते हैं, जिसमें क्षमता अनुसंधान, एबिस उत्तरजीविता रणनीतियां और ईरी संस्थाओं पर नवीनतम अध्ययन शामिल होते हैं। यह एक विशेष फ्रीक्वेंसी पर संकट संकेत भेजने की अनुमति भी देता है, जिससे एक व्यक्तिगत फायर बुक प्रविष्टि पीछे रह जाती है। सरल शब्दों में,
फीनिक्स बैज एक निश्चित सीमा के भीतर फीनिक्स संगठन के साथ सीधे एक तरफा संचार प्रदान करता है। आप संदेश भी छोड़ सकते हैं। मान लीजिए कि आप खतरे में हैं, तो आप सभी उपलब्ध फ्रीक्वेंसी पर फायरबुक ट्रांसमिशन भेज सकते हैं। ये संदेश किसी भी सुलभ सूचना उपकरण में अस्थायी रूप से संग्रहीत हो जाएगा, जिसमें उत्तरजीवी रेडियो और फीनिक्स संचार टावर शामिल हैं। यदि कोई अन्य उत्तरजीवी टीम या फीनिक्स इकाई उस क्षेत्र से गुजरती है, तो आपका संदेश नेटवर्क के साथ छलांग लगाएगा और अंततः दूर के फीनिक्स डिवीजनों तक पहुंच जाएगा। बाघा ने अपना सिर खुजलाया। क्या मैं इसे बहुत जटिल बना रहा हूं? मूल रूप से यह मुख्य रूप से एक पहचान उपकरण है। फीनिक्स बैज ले जाने वाली किसी भी टीम को दुनिया भर में फीनिक्स शाखाओं द्वारा एक विश्वसनीय सहयोगी या एक समकक्ष इकाई के रूप में मान्यता दी जाएगी। मैं समझ गया, राघव ने सिर हिलाया। बर्फीले तूफान वाली उस भीषण लड़ाई के दौरान राघव ने 100 किलोमीटर दूर इन्फिनिटी ट्रेन से संपर्क करने और बचाव दल को सिग्नल भेजने के लिए पहले ही इसी तरह की रिले प्रणाली का उपयोग किया था। लेकिन ये फीनिक्स बैज और भी उन्नत लग रहा था। उसे याद आया कि माइक ने पहले उल्लेख किया था कि फीनिक्स अंतर क्षेत्रीय समन्वय की सुविधा के लिए अपने वैश्विक रेडियो प्रसारणों को कुछ विशेष कीज के साथ कोड करता है। ये एन्क्रिप्टेड प्रसारण अविश्वसनीय रूप से संसाधन गहन थे। अगर मेरे पास हेंगशान दर्रे के समय ये होता, तो शायद मैं पास की किसी फीनिक्स टीम से सीधे संपर्क कर पाता। हालांकि राघव को जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा आकर्षित किया, वह था फायरबुक इन्फॉर्मेशन पैक। इसने नवीनतम फीनिक्स अनुसंधान अपडेट प्रदान किए, जो अनिवार्य रूप से उसे उनके आधिकारिक खुफिया नेटवर्क के साथ जोड़ रहे थे, एक महत्वपूर्ण उत्तरजीविता लाभ। संक्षेप में, बाघा ने आगे कहा, क्रिम्सन फीनिक्स बैच सहयोगी टीमों के लिए एक पहचान है और संभावित सुदृढ़ीकरण के साथ संपर्क बनाए रखने का एक तरीका है। इसे रखने का मतलब है कि फीनिक्स आपको एक वैध संगठन और एक मित्र शक्ति के रूप में स्वीकार करता है। बेशक, चूंकि आप सिर्फ एक सहयोगी टीम हैं, हम सीधे आदेश जारी नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमें सहायता की आवश्यकता होगी, तो हम विश्वसनीय टीमों के साथ काम करने को प्राथमिकता देंगे। चाहे वह अनुबंध का काम हो या संयुक्त अभियान, आपको मुआवजा दिया जाएगा। इसी तरह, यदि आपकी टीम को किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो हम सहायता करने की पूरी कोशिश करेंगे, बशर्ते वह हमारी क्षेत्रीय क्षमता के भीतर हो। राघव ने सिर हिलाया। कीकी ने फीनिक्स बैज उसकी ओर उछाल दिया और उसने उसे हवा में ही पकड़ लिया। उसने बाघा से कहा, यह एक ठोस साझेदारी है। जो भी हो, हम वास्तव में आपके समर्थन की सराहना करते हैं। अब दूसरे मामले पर आते हैं, बाघा ने कहा। नाइटवॉकर्स वर्तमान में अज्ञात क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर क्षमता मूल्यांकन और खुफिया जानकारी एकत्र कर रहे हैं। यह एक पारस्परिक रूप से लाभकारी आदान प्रदान है। हम क्षमता उपयोगकर्ताओं को महत्वपूर्ण जानकारी और विकास सहायता प्रदान करते हैं, और बदले में हम उनकी क्षमताओं पर डेटा एकत्र करते हैं। हम इसे भर्ती उपकरण के रूप में भी उपयोग करते हैं। उस संबंध में, हम विशेष रूप से आपका अधिक विस्तृत मूल्यांकन करना चाहेंगे। अभी नहीं, शिलान शहर में। आप जल्द ही छोड़ने की योजना नहीं बना रहे हैं, है ना? राघव ने कंधा उचकाया। निर्भर करता है। हम मुख्य काफिले के साथ आगे बढ़ रहे हैं। एक बार जब हम एबिस जोन नंबर 5 को पार कर लेंगे, तो हम फिर से विचार करेंगे। राघव ने आगे कहा, वैसे हम वास्तव में एक महत्वपूर्ण कारण से फीनिक्स की तलाश कर रहे थे। उसने रिया की ओर देखा। चूंकि वह फीनिक्स की सदस्य थी, वह अनुसंधान हस्तांतरण को सीधे संभाल सकती थी। रिया ने सिर हिलाया और एक छोटा पोर्टेबल हार्ड ड्राइव निकाला और बाघा को सौंप दिया। इसमें मनुष्यों पर हमला करते समय डार्क एंटिटीज के व्यवहार पैटर्न पर शोध है। हालांकि कुछ डेटा अधूरा है। मुझे लगता है कि फीनिक्स ने इस क्षेत्र में व्यापक शोध किया होगा। हमारे निष्कर्षों में व्यवहारिक फील्ड डेटा शामिल है। ये सुनकर बाघा और टेंग स्पष्ट रूप से चौंक गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एक शरणार्थी ट्रेन साथ साथ वैज्ञानिक अनुसंधान भी कर रही होगी। बाघा ने रुचि के साथ हार्ड ड्राइव ली। वाह, आप लोग प्रभावशाली हैं। मानवता को बचाने के तरीके खोजते हुए ईरी संस्थाओं के बीच जीवित रहना। मानवता को बचाना हमारा लक्ष्य नहीं है, राघव ने दो टूक जवाब दिया। हमें बस ये पैटर्न दिखाई दिए, और उन्हें समझना ही कारण है कि हम अभी तक जीवित हैं। रिया ने डार्क मार्क थ्योरी के पीछे के बुनियादी सिद्धांतों को समझाया। इसे सुनकर बाघा ने गहरी सांस ली। ओह, मुझे ये पता है। नाइटवॉकर्स और फीनिक्स शोधकर्ता इसी तरह की घटना की जांच कर रहे हैं। मुझे सटीक नाम याद नहीं है, लेकिन ये लगभग वैसा ही है जैसा आप बता रहे हैं। ये सिद्धांत फीनिक्स के भीतर जोर पकड़ रहा है, हालांकि हमारे पास निर्णायक सबूतों की कमी है। समूह ने सामूहिक रूप से राहत की सांस ली। पूनम ने पूछा, कई उत्तरजीवी अभी भी प्रेडेटर इफेक्ट में विश्वास करते हैं, जो सहयोग को हतोत्साहित करता है और मृत्यु दर बढ़ाता है। यदि फीनिक्स इस सिद्धांत को सत्यापित करता है, तो इसे सार्वजनिक रूप से घोषित करने में कितना समय लगेगा? बाघा अजीब तरह से हंसा। खैर,
यह मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। फीनिक्स आधिकारिक बयानों के बारे में बेहद सतर्क है। जब तक शोध टीम अकाट्य सबूत नहीं देती, वे औपचारिक घोषणा नहीं करेंगे। आप जानते हैं कि आपराधिक संगठन पहले से ही डार्क मार्क का उपयोग शिकार फंसाने के लिए चारे के रूप में कर रहे हैं। फीनिक्स सबसे बड़ा आधिकारिक समूह है, आप उन बदमाशों से पीछे कैसे रह रहे हैं? रजिता ने विरोध किया। रिया ने SIID फाउंडेशन लेबोरेटरी और हेंगशान दर्रे की घटना का वर्णन किया। नकली फीनिक्स प्रतीक की बात सुनकर बाघा का चेहरा काला पड़ गया। उसने राघव से लैब के स्थान के बारे में पूछा और वादा किया कि फीनिक्स की पोलर नाइट डिवीजन इसकी जांच करेगी। अंततः बाघा और टेंग टेंग ने विदा ली। टेंग टेंग ने बाघा के कंधे पर हाथ रखा और उनकी विशेष पोशाकें उनके चारों ओर लिपट गईं, जिससे वे हवा में उड़ गए और ट्रेन की छत से आसमान की ओर उड़ गए। उड़ने वाली क्षमता वाले उपयोगकर्ता। सुमी उन्हें दूर जाते देख टिप्पणी किए बिना नहीं रह सकी। हवा का झोंका खिड़की से अंदर आते देख पूनम ने भौहें सिकुड़ी। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे इस डार्क मार्क की स्थिति को लेकर बुरा लग रहा है। यह उतना सरल नहीं है जितना हम सोचते हैं। राघव ने अपनी कनपटी मली। उसने वह सारी जानकारी दे दी थी जो वह दे सकता था। वह हेल्स ब्लैक क्राइसेंथेमम को भी सौंपने वाला नहीं था। अपू और बाकी लोग कैसे हैं? कुछ गंभीर नहीं, सुमी ने उत्तर दिया। अच्छा हुआ हमारा कवच टिक गया, वरना स्थिति बहुत खराब हो सकती थी। राघव ने आह भरी। इन्फिनिटी ट्रेन का पूरा दाहिना हिस्सा अब कबाड़ जैसा लग रहा था। मरम्मत की सख्त जरूरत थी। राघव ने कोल्ड डार्क सीरम की एक शीशी उठाई। मैं पहले पूछना भूल गया, क्या हमें इसे बस पीना है? हरे रंग का तरल शीशी के अंदर घूम रहा था। एक शीशी की कीमत 10 ईरी ब्लड क्रिस्टल थी, जिसका मतलब था कि 10 शीशियां 100 क्रिस्टल के बराबर थीं, एक मध्यम आकार के काफिले की पूरी संपत्ति। शिलान शहर के फीनिक्स शाखा में एक क्षमता मूल्यांकन उपकरण है, रिया ने कहा। वे आपके सोल वेव वैल्यू के उतार चढ़ाव का पता लगाकर आपके स्तर को माप सकते हैं। फीनिक्स इन परीक्षण स्टेशनों को इसलिए लगा रहा है ताकि क्षमता उपयोगकर्ताओं को विकसित होने में मदद मिले और साथ ही खुफिया जानकारी भी जुटाई जा सके। राघव ने क्रिम्सन फीनिक्स बैज उठाया। तो इसके अंदर फायर बुक इन्फॉर्मेशन पैक में ये सब होना चाहिए, है ना? कीकी ने बैज को सूचना केंद्र के कंप्यूटर से जोड़ा। चूंकि वे बर्फीले तूफान में थे, रियल टाइम प्रसारण उपलब्ध नहीं था, लेकिन बैज ने तूफान में घुसने से पहले प्राप्त किए गए पुराने डेटा को डिकोड कर दिया। असली खजाना फायर बुक इन्फॉर्मेशन पैक था। यह एक उत्तरजीविता मैनुअल की तरह था, जिसके 3 मुख्य भाग थे। मानचित्र, ईरी एंटिटी बेस्टेरी, प्रलेखित संस्थाओं के चित्र और विवरण। विश्व स्तरीय आपदाएं। संस्था #02, अज्ञात आसमानी शव मानवाकार, अनुमानित आकार 10,000 मीटर से अधिक, 3,000-4,000 मीटर की ऊंचाई पर तैरता हुआ। आपदा क्षमताएं, अज्ञात। वर्तमान स्थान, पिंग, आज झील से कोंगशान क्षेत्र। कीकी का चेहरा पीला पड़ गया। हे भगवान, तो वह चीज सच थी, सिर्फ एक दुष्स्वप्न नहीं, और यह हिल रही है। राघव के रोंगटे खड़े हो गए। उसे अपने सपने में सुनी महिला की आवाज याद आई। संस्था #02 हिल रही है, पूर्व की ओर बढ़ रही है। वह कौन थी? उसे यह सपना क्यों आया? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था? अब उसे एहसास हुआ कि उसके सपने हकीकत थे। ये चीज भोपाल शहर के पास बादलों में छिपी हुई थी, राघव ने कीकी की ओर देखते हुए कहा। उसने केवल कीकी की चेतना के माध्यम से ही इसके असली रूप को देखा था। कीकी बुदबुदाई, ये भयानक है। एटमॉस्फेरिक माइका से भी बदतर। मुझे नहीं पता कि इंसान ऐसी चीज से कैसे लड़ेंगे। राघव की निगाहें सूचना पैक में और नीचे गईं। संस्था #01, अज्ञात भूमिगत जीव, 65 किलोमीटर। सुमी हौंफते हुए बोली, वह कोई जीव नहीं है, वह तो एक पूरा महाद्वीप है। अध्याय 264, मिस्ट शैडो शिलान। विषय 03, आइरिस जैसी स्टार रिंग दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले हाइपरस्पेस आई द्वारा कैप्चर किया गया। एंजल प्रोजेक्ट का सिद्धांत है कि यह डार्क मैटर बादलों के भीतर छिपा एक अंतरतारकीय अस्तित्व है। हालांकि पुख्ता सबूतों के अभाव में इसे अभी ईरी एंटिटी की श्रेणी में नहीं रखा गया है। अधिक अवलोकन की प्रतीक्षा है। विषय 04, अज्ञात प्रशांत पाताल जीव पहली बार 11 जुलाई 2069 को प्रशांत महासागर और ब्लैक ओशन एबिस में खोजा गया। सटीक आकार अज्ञात है। प्रेक्षित आकार 13 किलोमीटर से अधिक है। पूर्व में बोर्ड द्वीप सुनामी का कारण बना था। माँ, ये सब चीजें हमारे ग्रह पर क्यों आ रही हैं? फीनिक्स संगठन के ईरी एंटिटी इंडेक्स को देखते हुए रजिता की आंखों की चमक खो गई। वह अविश्वास में बड़बड़ाए। पूनम ने आह भरी, ये चीजें ज़ॉम्बी या अंधेरे से भी कहीं ज्यादा निराशाजनक लगती हैं। वहां मौजूद हर कोई सन था, यहां तक कि प्रजेश, जो आमतौर पर बहुत शोर मचाता था, चुप हो गया था। केवल रिया ही शांत थी। उसके लिए मौत मौत ही थी, चाहे वह कोई अतल राक्षस हो या ज़ॉम्बी। ये पूरी तरह से निराशाजनक नहीं है।
समूह में छाई उदासी को देखते हुए राघव आखिरकार बोला, हम अभी मौत के मुंह से बचकर निकले हैं। जब तक मानवता पूरी तरह खत्म नहीं होती तब तक उम्मीद है। उसकी बातों से कमरे का भारीपन कुछ कम हुआ। पूनम ने सिर हिलाया। हाँ, इंसानों ने लाखों टन वजन के उड़ने वाले शहर और अरबों टन की विनाशकारी शक्ति वाले हथियार बनाए हैं। हमारे पास अभी भी मौका है। स्विवेल चेयर पर बैठी की डेटा पर नजरें दौड़ा रही थी। अचानक वह चौंक कर बोली, क्या हरीरी एंटिटी ईरी ब्लड क्रिस्टल पैदा नहीं करती? उसकी बात ने सबका ध्यान खींचा। रिया ने अपना चश्मा ठीक किया और रिपोर्ट पढ़ी। नाइटवॉकर्स संगठन द्वारा 1000 से अधिक मामलों के विश्लेषण से पुष्टि होती है कि ईरी ब्लड क्रिस्टल का उत्पादन सीधे तौर पर उस संख्या के समानुपाती होता है जितने इंसानों को उस इकाई ने मारा है। तो ये पक्का है, ब्लड क्रिस्टल असल में इंसानों का खून है। रिया का चेहरा ठंडा पड़ गया। मेरा एक सिद्धांत था कि अल्फा स्क्वाड इंसानों पर प्रयोग कर रहा था ताकि उन्हें डार्क एनर्जी इकट्ठा करने वाले फिल्ट्रेशन सिस्टम में बदला जा सके। लक्ष्य, ब्लड क्रिस्टल के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए ईरी संस्थाओं को पालना। कमरे में सन्नाटा छा गया। पूनम ने सदमे में अपना मुंह ढक लिया। राघव की त्योरियां चढ़ गईं। तुम्हारा मतलब है, क्षमता उपयोगकर्ता जितना शक्तिशाली होगा उसे खाकर ईरी संस्था उतना ही उच्च श्रेणी का ब्लड क्रिस्टल पैदा करेगी। ये इंसानों को पशुओं की तरह पालने जैसा था। रिया ने राघव को देखा। मैं तो सिर्फ डेटा से निष्कर्ष निकाल रही थी, लेकिन तुम्हारी सोच मेरी तुलना में कहीं ज्यादा डरावनी है। राघव अवाक रह गया। मैं तो बस तुम्हारी बात का तर्क निकाल रहा था। क्षमताएं और पावर स्केलिंग, ठीक है, अब उस पर चलते हैं जिसमें सबको सबसे ज्यादा दिलचस्पी है। कीकी ने फायर बुक का तीसरा खंड खोला। क्षमताएं अब तक उनकी समझ केवल एंजल प्रोजेक्ट के डेटा तक सीमित थी। राघव जानता था कि उसके दल के कई सदस्य इवोल्यूशन लेवल तक पहुंच चुके हैं, लेकिन किसी के पास पूर्ण विवरण नहीं था। रिपोर्ट के अनुसार 100 से अधिक विशिष्ट क्षमता प्रकारों की पहचान की गई थी और उन्हें 10 श्रेणियों में बांटा गया था। क्षमताओं को उनकी विशिष्टता और खतरे के स्तर के आधार पर S, A, B, C, D रैंक दी गई थी। इविल डिजायर, राघव ठिठक गया। हेंगशान दर्रे पर ब्लैक क्रो 4 की वह हरे बालों वाली महिला जो ज़ॉम्बी की भीड़ को नियंत्रित करती थी, उसके पास यही क्षमता थी। वाह, वह महिला S क्लास थी। की हैरान थी। ज़ॉम्बी की लहरों को नियंत्रित करना एक बहुत बड़ा खतरा है, सुमी ने कहा। उसने लगभग अकेले ही हमारे काफिले को खत्म कर दिया था, लेकिन हमारे पास भी 2 S क्लास क्षमता उपयोग करता हैं। रजिता ने प्रजेश की ओर देखा। फायर ब्रो, तुम S क्लास हो, कुछ कहना चाहोगे? प्रजेश फुकारा, मैं अग्नि देव का अवतार हूँ। मैं छोटी मोटी रैंकिंग की परवाह नहीं करता। हालांकि मुझे खुशी है कि उन्होंने आग को हवा, बिजली और रोशनी से ऊपर रखा है। फिर भी तुम मुझसे नीचे हो। की ने उसे चिढ़ाया। पूनम ने उन्हें शांत कराया। बहुत हो गया, ध्यान इस पर दो की क्षमताओं को अपग्रेड कैसे करना है। राघव ने देखा कि उसकी मैकेनिकल क्षमता सूची में नहीं थी, ना ही रिया की प्लांट क्षमता। उसे समझ आया कि फीनिक्स संगठन उसमें इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा था। उसकी क्षमता दुर्लभ थी। उसने कोल्ड डार्क सीरम की शीशी को देखा। शिलान शहर के नाइटवॉकर्स के पास परीक्षण उपकरण हैं। बेहतर होगा कि हम इसे पीने से पहले अपनी क्षमताओं को पूरी तरह समझ लें। तूफान को चीरते हुए वूश 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 संयुक्त ट्रेन काफिला बर्फीले तूफान को चीरते हुए अंधेरी रात में दौड़ रहा था। राघव ने कुछ घंटे आराम किया और फिर गोला बारूद बनाने में जुट गया। अचानक बर्फीले परिदृश्य में गड़गड़ाहट गूंजी। धमाका धमाका, दूर से भारी गोलाबारी की आवाजें आईं, जिससे सो रहे यात्री जाग गए। उन्होंने तुरंत अपने हथियार उठा लिए। कम्युनिकेटर पर कैप्टन बहादुर की आवाज गूंजी, सभी उत्तरजीवी काफिलों, ड्रैगन माउंटेन नंबर 1 और इन्फिनिटी ट्रेन, हम शिलान शहर के करीब पहुंच रहे हैं। शहर वर्तमान में ईरी संस्थाओं के हमले के अधीन है, लेकिन हमारे पास रास्ता साफ करने के लिए गोलाबारी मौजूद है। घबराएं नहीं, हम सीधे शहर के अंदर जा रहे हैं। शिलान शहर एक अभेद्य किला। ऐसा लगता है कि शिलान शहर फोर्ट्रेस डिफेंस स्ट्रैटेजी पर चल रहा है, यानी पूरा भीतरी शहर सुरक्षित है। सुमी ने आश्चर्य से कहा। पूनम ने बताया कि शिलान एक औद्योगिक शहर था जो लोहे की खदान के ऊपर बना था। इसमें परमाणु स्तर की शहर रक्षा प्रणाली थी और यह भारी टैंकों और मेचा के उत्पादन के लिए जाना जाता था। कीकी ने कंप्यूटर पर शहर का नक्शा निकाला। ये शहर पहाड़ों के बीच बना है। फैंगलन पर्वत बहुत ऊंचा नहीं है, लेकिन इस पूरे क्षेत्र की सबसे बड़ी चोटी है। और देखो, शहर में अभी भी सैन्य सुरक्षा दीवार मौजूद है। जैसे ही बर्फीला तूफान कम हुआ, दूरी पर एक विशाल पर्वत की आकृति उभरी। शुद्ध इस्पात और कंक्रीट से बना एक औद्योगिक किला, शिलान शहर। शहर की दीवारों से भारी तोपें गोले बरसा रही थीं। सर्चलाइट्स ने पूरे युद्ध के मैदान को रोशन कर दिया था। धमाका,
एक विशाल थर्मोबेरिक बम किलोमीटर आगे फटा, जिससे सफ़ेद गर्म शॉकवेव पैदा हुई। लहर इतनी तेज थी कि काफिले के वाहन एक तरफ झुक गए। ये सिर्फ हमारी तोपखाना सहायता है, घबराएं नहीं। हम शहर के अंदर पहुंचने ही वाले हैं। जैसे ही वे बाहरी औद्योगिक क्षेत्र में दाखिल हुए, स्नो रेथस की चीखें पीछे छूट गईं। पहाड़ के नीचे छिपा शहर अब उनके सामने था। राघव ने किले की रोशनी को देखते हुए बुदबुदाया, 2 दिन और बचे हैं। उम्मीद है कि सब कुछ ठीक रहेगा।